Hello दोस्तों, welcome to Siddhi. Today we are going to discuss the current affairs from 29 to 31st January. जो भी important current affairs है वो सब हम discuss करेंगे. This is the list of topics that we are going to discuss. ठीक है, so IR current affairs से related काफ़ी सारे topics आए हैं, आज वो हम देखेंगे. Prelims mains के लिए different varied टॉपिक्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ये 8 जो है अपने नेशनल लेवल के न्यूज़ आइटम्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड द रेस्ट ऑफ द 2 आर पंजाब स्पेसिफिक न्यूज़ आइटम जो पीसीएस के लिए थोड़ा बहुत रेलेवेंस रखेगा. राइट, सो नॉर्मल टॉपिक्स है. यूनेस्को में इंडिया ने किसको नॉमिनेट किया है, किस जगह को, वो देखेंगे. सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है. सेकंड, आईसीजी ऑलरेडी हम डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं 15 to 17 जनवरी की डिस्कशन में. साउथ अफ्रीका ने केस डाला हुआ है अगेंस्ट इजराइल फॉर द कंडक्ट ऑफ इजराइल और द अटैक्स दैट इजराइल इज परफॉर्मिंग इन गाजा, जिसकी वजह से गाजा के लोगों की बहुत सारी जानें गई हैं. राइट, इसके लिए उन्होंने आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि यूएन का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, हमने सारा डिटेल में डिस्कस किया था, उसमें केस फाइल किया है. राइट, जस्टिस के लिए टू स्टॉप दिस सो कॉल्ड जिनोसाइड और वटेवर, मतलब हर कंट्री अपने हिसाब से इसको नाम दे सकती है. राइट, सो वो डिटेल आप 15 to 17 जनवरी वाली डिस्कशन में देखेंगे. राइट, नेक्स्ट, इंडिया सऊदी अरेबिया की फर्स्ट टाइम की कोई नई एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है प्रीलिम्स के लिए. विल चेक इट. इंडिया फ्रांस, फ्रेंच, आपने देखा होगा हेड ऑफ द स्टेट जो हैं हमारी रिपब्लिक डे की परेड पे भी इस बार शामिल थे, ही वाज द चीफ गेस्ट. इंडिया फ्रांस के रिलेशंस बहुत एग्जाम्पलरी इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, दैट वी विल ऐड टू आवर नोट्स. देन इसरो नई सैटेलाइट लॉन्च कर रही है, सैटेलाइट के बारे में जान लेंगे. देन फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट सूबेदार रैंक इन आर्मी, इनके बारे में देखेंगे, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है. इलेक्शन कमीशन इनिशिएटिव्स ले रही है वोटर अवेयरनेस के लिए, एज एन एग्जाम्पल आंसर्स में हम इसे यूज कर सकते हैं. चाइनाज टाइज विद अफ्रीका, इंडिया अफ्रीका चाइना, ये ट्रायंगल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए और इंडिया के लिए. सो आज हम समझने की कोशिश करेंगे चाइना अफ्रीका में किस तरीके से इन्वॉल्व है. राइट, देन पंजाब की रैंकिंग एंड पंजाब से जो पद्मश्री अवार्डीज है उनके बारे में देखेंगे. राइट, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. इंडिया नॉमिनेट्स मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स फॉर यूनेस्को टैग. राइट, आप सब ने थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी तो अभी तक आपको यूनेस्को के बारे में पता होगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में पता होगा. यूनेस्को यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन है. It works for the conservation of cultural, historical, socially important sites and art forms and other things. ठीक है, हमारे कल्चर की, हिस्ट्री की प्रोटेक्शन के एरिया में ये वर्क करती रही है. राइट, इसी में इनकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक इनिशिएटिव है जहाँ पे ये वेरियस कंट्री में कुछ ऐसी प्लेसेस, ऐसे आर्किटेक्चर्स, ऐसी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं विच कैन बी गिवन अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस, ताकि उनकी इन्हांस्ड प्रोटेक्शन हो, उन्हें फंडिंग अच्छे से मिले और उन्हें हम फ्यूचर जनरेशन्स के लिए प्रिजर्व करके रख सकें. राइट, जैसे से ये आप ताजमहल 7 वंडर में से एक है, एवरीवन शुड सी सिंबल ऑफ लव लाइक ताजमहल, उसकी आर्किटेक्चर कहीं भी दूसरा आपको वैसा देखने को नहीं मिलेगा. सो ऐसी बहुत सारी जगहें हैं इंडिया में एंड वर्ल्ड में जिनको प्रोटेक्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म हेरिटेज मेमोरी के लिए, उसी में ये काम करती है यूनेस्को. राइट, अब ये यूनेस्को किस कंट्री को इस अपनी लिस्ट में ऐड करेगी, कैसे पता चलता है? द फर्स्ट स्टेप इज कंट्री खुद नॉमिनेट करती है कि भी हमारी कंट्री में ये एक जगह है, ये एक हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट फोर्ट है, चर्च है या आर्किटेक्चर है जिसे हम आपकी रिकग्नाइजेशन के अंडर लाना चाहते हैं. सो वही इंडिया कर रहा है. इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं, टोटल 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑलरेडी वी हैव, और अब और एरियाज को हम इस लिस्ट में लाने की कोशिश कर रहे हैं. उसी में इंडिया ने नॉमिनेट किया है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को. राइट, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स, दैट इज मराठा अंपायर आपने पढ़ा होगा, बहुत बड़ा अंपायर था. उन्होंने नंबर ऑफ फोर्ट्स भी अपने पूरी कंट्री में, अपने पूरे रीजन में कंस्ट्रक्ट किए. महाराष्ट्र में अगर आप देखें 390 या 400 के अराउंड फोर्ट्स दिखेंगे. उनमें से
12 मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्ट्स और एरियाज हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड ये इंडियन गवर्नमेंट ने यूनेस्को टैग के लिए नॉमिनेट किए हैं बाय गिविंग देम द नेम मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। जहां जहां मराठाओं की मिलिट्री का एक एग्जाम्पलरी आप कह सकते हैं आर्किटेक्चर फोर्ट्स हमें मिल रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट 12 फोर्ट्स इंडियन गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं और उनको यूनेस्को टैग लगाने के लिए एप्लीकेशन सबमिट की है। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन आ सकता है। 12 कौन से हैं वो एरियाज या पार्ट्स या फोर्ट्स जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, तो उनके नाम भी आप एक बार पढ़िए ज़रूर, क्वेश्चन आ सकता है। सालहेर फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट, लोहगढ़ फोर्ट, राइट, खांदेरी। ठीक है, खांदेरी हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा है। यू विल टेल मी ये किससे रिलेटेड है, ठीक है, किस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, किस एरिया से रिलेटेड है। खांदेरी फोर्ट, रायगढ़ फोर्ट, राजगढ़ फोर्ट, प्रतापगढ़ फोर्ट, स्वर्णदुर्ग फोर्ट, पानहाला फोर्ट, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, ये सब जो हैं महाराष्ट्र में लोकेटेड हैं। एंड एक फाइनली जिंज फोर्ट जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है, वो भी मराठाओं की मिलिट्री लैंडस्केप में इंक्लूड किया गया है। राइट, इन सब को इंक्लूड करके हम यूनेस्को के अंडर लाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, सो इनको थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, ये इनका ना काफ़ी हेरिटेज, आप कहेंगे कि फोर्ट्स तो हर जगह ही होते हैं, बट ये कुछ ऐसे फोर्ट्स है जो एग्जाम्पलरी है। एज आई सेड, आपको ऐसा मिलिट्री स्ट्रक्चर कहीं भी और इंडिया में शायद ना दिखे जिस लेवल का आपको मिलिट्री स्ट्रक्चर यहाँ दिखेगा। राइट, डिफिकल्ट वे में से कैसे आर्किटेक्चर इस तरीके से फोर्टिफिकेशन की गई है कि कोई अटैक नहीं कर पाएगा इजीली, कोई जीत नहीं पाएगा उस एम्परर को या उस इंसान को जो वहाँ से उन फोर्ट्स में से ऑपरेट कर रहा है। दैट इज़ वाई दे हैव बिन रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, आप यहाँ भी देख सकते हैं कैसे पानी के बीचों बीच है ये फोर्ट। पहले वहाँ पहुँचना ही डिफ़िकल्ट है, आज तो आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू इजीली पहुँच सकते हैं, बट उस टाइम पे यहाँ किसी भी एनिमी नेशन को पहुँचना, किसी भी एनिमी इवन ग्रुप को पहुंचना बहुत डिफ़िकल्ट था। इसीलिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये सारे जो हैं ये मराठाओं की स्ट्रैटेजिक पावर दिखाते हैं, कितना बड़ा मराठा एम्पायर था, कितनी उनकी पावर थी। ऑल ऑफ दैट इज़ डिस्प्लेड बाय दिस नॉमिनेशन। दैट इज़ वाई ये अपॉइंट किए गए हैं, नॉमिनेट किए गए हैं। सारे के सारे ये फोर्ट 17th to 19th सेंचुरी के बीच बीच में बने हैं। राइट, इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्टिफिकेशन एंड मिलिट्री सिस्टम के लिए इनको रिकॉग्नाइजेशन दी जानी चाहिए। दैट इज व्हाट इंडिया इज सेइंग। राइट, ये सब आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स सारी याद करनी है। क्वेश्चंस आते हैं, ट्राई टू लर्न स्टेट बाय स्टेट। ये मैप अपने हाथ से बना के आप लिख के रखिए, साइट्स याद हो जाएंगी, इतना डिफिकल्ट नहीं होता, धीरे धीरे याद हो जाता है विद रिविजन। टोटल 42 साइट्स है इंडिया में, उसमें से 7 नेचुरल साइट्स है। नेचुरल साइट्स जैसे पार्क्स, बहुत सारे पार्क्स हैं जो हेरिटेज में कंसिडर किए गए हैं। एक आपकी मिक्स्ड साइट है। यू विल टेल मी विच इज़ दैट मिक्स्ड साइट। यहाँ पे आप देखेंगे नहीं, यहाँ वो आपको मिल जाएगी। एक इंडिया में सिर्फ एक मिक्स्ड साइट है, यानी कि वहाँ नेचुरल वेल्थ भी है, कल्चरल वेल्थ भी है, और बाकी जितनी भी रिकॉग्नाइज्ड साइट्स है दे आर ऑल रिलेटेड टू कल्चरल वेल्थ। जैसे आपका ताजमहल, कुतुब मीनार हो गया, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स हो गया, देन होयसाला टेम्पल्स अभी बहुत लेटेस्ट हमने डिस्कस किया था, देवर अपॉइंटेड। देन शांति निकेतन जो रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड है, यू नो वेस्ट बंगाल में। आई मीन यू विल सी इसमें जो लेटेस्ट वाली 2 हैं वो इसमें एडेड नहीं है, होयसालाज और शांति निकेतन इस मैप में। बाकी सारी 40 साइट्स आपको इसमें मिल जाएंगी। राइट, सो इस तरीके से बहुत सारी साइट्स ऑलरेडी इंडिया की इंक्लूडेड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट करते हैं। ICJ आस्क्स इजराइल टू प्रिवेंट एक्ट्स ऑफ जीनोसाइड इन गाजा। ठीक है, सो मैंने आपको बताया केस ऑलरेडी चल रहा था, उसमें अब ICJ ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपनी रूलिंग दे दी है। सो they have just asked Israel to stop whatever attacks that they are indulging in, लोगों को मारना intentionally और unintentionally, चाहे सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, all of that needs to be stopped, the ICJ said. राइट, इसका बैकग्राउंड जिन लोगों ने नहीं किया है प्लीज़ 15th to 17th की अपनी डिस्कशन देखिए, उसमें आपको डिटेल्ड बैकग्राउंड इस इशू का मिलेगा। ICJ पे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में क्योंकि ये करंट अफेयर्स में अवेलेबल है। राइट,
सो आईसीजी की सारी डिटेल्स उस डिस्कशन में आपको मिल जाएंगी, तो उसे अच्छे से कवर कर लीजिए, राइट। कंपाइलेशन भी आ जाएगी, यू विल सी द इंटायर डिटेल्स इन दैट कंपाइलेशन ऑल्सो। कुछ ही दिनों में आपकी जनवरी की कंपाइलेशन भी विल प्रोवाइड यू। नाउ थर्ड टॉपिक देख लेते हैं डिस्कशन का, इंडिया सऊदी अरेबिया किक ऑफ फर्स्ट एवर आर्मी एक्सरसाइज। सो ये मेडन या आप कह सकते हैं फर्स्ट आर्मी एक्सरसाइज है, बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज जो इंडिया और सऊदी अरेबिया की फोर्सेस में हो रही है। इसका नाम याद रखना ज़रूरी है, सदा तंसीक। सदा तंसीक के नाम से याद रखिए। दोनों आर्मीज क्या करेंगी इस एक्सरसाइज में, दे विल ट्राई टू ट्रेन देयर ट्रूप्स फॉर जॉइंट ऑपरेशंस इन सेमी डेजर्ट टेरेन। सऊदी अरेबिया भी आप देखिए डेजर्ट टाइप ट्रेन है, इंडिया में भी बहुत सारे रीजन्स बॉर्डर एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे डेजर्ट टाइप टेरेन है। सो ये मिल के अपनी फोर्सेस को उस कंडीशन के लिए, उस टेरेन के लिए ट्रेन करने की कोशिश करेंगी, राइट। राजस्थान में ये एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है, February 10 तक चलेंगी। बोथ द आर्मीज विल बी हेल्पिंग ईच अदर इन नोइंग द ऑपरेशंस बेटर, ठीक है। इसका नाम याद रखिए, हाईली प्रोबेबल है क्योंकि अभी शुरू हुई है, तो क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। बाकी बहुत सारे कोर्सेज हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं, हमने पीसीएस का फुल कोर्स भी आपकी मदद के लिए स्टार्ट कर दिया है। सारा सिलेबस हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कराएंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, पंजाब, जीके, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन डिटेल इन दैट कोर्स। उसमें आपको हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेंगे। हमारी पूरी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज यू विल गेट फ्री ऑफ कॉस्ट, मेंटरशिप प्रोग्राम, करंट अफेयर की ईयरली मैगजीन आपको कंप्लीटली फ्री मिलेगी इस साल के लिए। सो डू कंसिडर ज्वाइनिंग दैट कोर्स। आपको कोई भी इशू हो जस्ट मैसेजेस एट 8837604500 इस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, विल हेल्प यू नो अबाउट द डिटेल्स ऑफ द फुल कोर्स ऑल्सो। बाकी अगर आप फुल कोर्स के अलावा और कोर्सेज को देखना चाहते हैं, सो वी हैव नंबर ऑफ कोर्सेज। पॉलिटी का क्रैश कोर्स है, पंजाब पीसीएस स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज है, पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम है मेरा, एंड हर मंथ की कंपाइलेशंस भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो आपको जो भी नीड है उसके हिसाब से आप चेक कर लीजिए। हमारी वेबसाइट www.siddhipunjab पे भी आप चेक कर सकते हैं, और अदरवाइज मैसेजेस ऑन द गिवन नंबर आई विल शेयर द डिटेल्स विद यू, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया फ्रांस फर्म अप डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप। इंडिया फ्रांस के टाइज बहुत अच्छे हैं और करंट टाइम्स में डिफेंस में इनकी रिलेशनशिप काफ़ी आगे बढ़ रही है। तो अभी रीसेंट विजिट जो आपने देखी थी फ्रेंच प्रेसिडेंट की, जो हमारे रिपब्लिक डे पे भी आए थे, सो उसी 2 डे विजिट में कुछ नए अग्रीमेंट्स और आप कह सकते हैं MOUs वगैरह साइन हुए हैं, राइट। इसको नाम दिया गया है होराइजन 2047, होराइजन 2047 रिलेशनशिप रोड मैप, ठीक है। ये नाम याद रखिए, आप आंसर्स में लिख सकते हैं, राइट। सो अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि इंडिया और फ्रांस मिलके इंडिया और फ्रांस मिलके कोऑपरेशन बढ़ाने की कोशिश करेंगे इन वेरियस एरियाज विच इंक्लूड्स डिफेंस को प्रोडक्शन को डेवलपमेंट पे फोकस करेगा। इंडिया और फ्रांस स्पेस के सेक्टर में कोऑपरेट करेंगे। MOU भी साइन हुआ है इंडिया की नस्ल या न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एंड फ्रांस की अरेन स्पेस कोऑपरेशन के बीच में, ठीक है। साइबर सेक्टर में भी कोऑपरेशन करेंगे, AI के सेक्टर में दे विल बी कोऑपरेटिंग। ऑल ऑफ दिस हैज बीन रिटन इन दिस होराइजन रोड मैप, ठीक है। सो ये पॉइंट्स जो 2 हैं लिख के रखिए। मिलिट्री के एरिया में को प्रोडक्शन पे फोकस एंड मल्टीपल एरियाज अदर एरियाज पे फोकस किया जाएगा, स्पेस, लैंड वॉरफेयर, AI, साइबर स्पेस एंड स्पेस के सेक्टर में भी MOU साइन हुआ है। सो आप इंडिया फ्रांस का जब रिलेशन कर रहे हैं, आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये लेटेस्ट डेवलपमेंट जरूर मेंशन कीजिए, ठीक है। दैट इज अबाउट दिस न्यूज। देन इसरो गियर्स अप फॉर अ लॉन्च ऑफ मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट। इसरो बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च करता रहता है और अब लेटेस्ट इन्होंने मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट लॉन्च की है जिसका नाम है इनसैट 3DS, राइट। इनसैट 3DS नाम की सैटेलाइट इसरो ने अब लेटेस्ट लॉन्च की है। मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट का क्या मतलब होता है, बेसिकली ये आपकी वेदर फॉरकास्टिंग हो गई, उसमें काम आती है, ठीक है। रेनफॉल पैटर्न्स आपने स्टडी करने हैं, कम होगी रेनफॉल, ज़्यादा होगी, फ्लडिंग होगी, ड्रॉट होगी, कब आएगी रेनफॉल, कितनी आएगी, ये सब वेदर फिनोमिनास को स्टडी करने के लिए, कंडीशंस को स्टडी करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए वी नीड सैटेलाइट्स विच आर यूजुअली कॉल्ड द मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट,
ठीक है। सो इनसैट की पूरी सीरीज हम इसीलिए यूज करते हैं, ऑलरेडी हमारे पास इनसैट की बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं टू ऑब्जर्व दीज फिनोमिनास। अब उनमें से कुछ सैटेलाइट्स रिटायर हो रही हैं जिनकी रिप्लेसमेंट की फॉर्म में इसरो ये लॉन्च कर रहा है। ठीक है। सो ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का इनिशिएटिव है। दैट मिनिस्ट्री हैज प्रोवाइडेड फंडिंग फॉर लॉन्चिंग दिस वेबसाइट, क्योंकि उनको ये सारी इंफॉर्मेशन क्रूशली रिक्वायर्ड है टू बी एबल टू गिव weather forecasting data to the people, to the farmer, disaster warning देने के लिए, इन सब में हमें ये स्टडी करना पड़ता है। इसीलिए हमारी जो मिनिस्ट्री है उसने ये सैटेलाइट को स्पॉन्सर किया है। तो ये याद रखना, सैटेलाइट का नाम कई बार प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि ये किस पर्पस के लिए रिलीज़ की गई है, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको फाइनेंस किया है। इसका पर्पस यही रहेगा वेदर मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना देखना, वेदर फॉरकास्टिंग, डिजास्टर वार्निंग वगैरह के लिए इसको यूटिलाइज किया जाएगा। ठीक है। बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च होती हैं। आपको बेसिक स्पेस टेक्नोलॉजी के याद करने हैं। इनसैट क्या होता है, आरएसएस क्या होती है, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी क्या होता है, या आईआरएनएसएस सिस्टम क्या है, जीपीएस सिस्टम क्या है। ठीक है। ये बेसिक्स आप साइंस के बेसिक्स में पढ़ेंगे, जो मैंने बुक्स रिकमेंड की हैं आप उसमें भी फाइंड आउट कर सकते हैं ये। ठीक है। बाकी ये एड ऑन जस्ट करंट का सिस्टम है जो आपको न्यूज़ में याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया, एशियन गेम मेडलिस्ट प्रीति राजक बिकम्स फर्स्ट वुमेन सूबेदार इन आर्मी। राइट। सो ये फर्स्ट वुमेन सूबेदार हैं। अगेन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। दिस इज प्रीति राजक आपके सामने है। सो शी इज अ स्पोर्ट्स पर्सन। आपको पता होगा कि आर्मी में बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो इंडिया को स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल इसकी मिल्खा सिंह। ठीक है। वो आर्मी में ही थे, वहीं से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स पर्सन का, या आप कह सकते हैं एथलेटिक करियर अपना स्टार्ट किया, इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया। ठीक है। ऐसे ही इन्होंने प्रीति राजक ने आर्मी में ही थी, वहाँ पे स्पोर्ट्समैन के रूप पे इन्होंने अपने आप को ट्रेन किया एंड फाइनली इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया। तो रिसेंटली एशियन गेम्स में इन्होंने इंडिया के लिए सिल्वर मेडल भी जीता था। तो इनकी इसी परफॉर्मेंस, इसी कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए आर्मी ने इन्हें सूबेदार पोस्ट पे आप कह सकते हैं अवार्ड की है या अपॉइंट किया है। इनकी पोजीशन को रेज कर दिया गया है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट शी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू बी अपॉइंटेड एज अ सूबेदार इन इंडियन आर्मी। ठीक है। अगर इंडियन आर्मी की आपने रैंकिंग देखनी हो, जस्ट गिव मी अ मिनट, वो रैंकिंग सिस्टम भी आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। कुछ हाईएस्ट लेवल पोस्ट होती हैं जिन्हें हम कमीशन्ड रैंक्स कहते हैं। सो ये लेफ्टिनेंट से शुरू होके कैप्टन, लेफ्टिनेंट कर्नल, इस तरीके से आगे बढ़ती हैं। ये हाईएस्ट लेवल पोस्ट है, यूजुअली एग्जामिनेशन से शुरू होती हैं। आप एनडीएस सीडीएस एग्जामिनेशंस वगैरह देते हैं, वहाँ से ये शुरू होती हैं। उसके बाद जूनियर कमीशन्ड रैंक्स होती हैं विच इज़ सूबेदार मेजर, सूबेदार एंड नैब सूबेदार। तो ये सूबेदार पोजीशन पे अपॉइंट हुई हैं और विमेन को इस पोजीशन पे होने वाली ये फर्स्ट विमेन है प्रीति राजक। नाम याद रखिए, प्रीलिम्स का क्वेश्चन इजीली आ सकता है इस पे। ठीक है। एंड उसके बाद नॉन कमीशन्ड रैंक्स होती हैं हवलदार, नैक, लांस नायक, सिपोय। राइट। सो यहाँ पे ये अपॉइंट हुई हैं। राइट। इसको प्लीज़ याद रखिएगा। शूटिंग में इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, सिल्वर मेडल इन्होंने लाया था एंड एज अ रिजल्ट नाउ शी हैज़ बीन गिवन द रैंक ऑफ सूबेदार इन इंडियन आर्मी। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रीलिम्स में। पीसीएस ने पहले प्रतीक्षा पूछा है, एम्बुलेंस आपने क्वेश्चन देखा होगा। ऐसे करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन। अब देखिए इलेक्शन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है इंडिया में इलेक्शन के कंडक्ट कराने के लिए। कौन से आर्टिकल के अंडर आप बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है? ठीक है, आप बताएंगे मुझे। ठीक है, उसी में आप ये कई बार यूज़ कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के रोल पे क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्शन कमीशन का इंडिया में रोल ही क्या है। ठीक है। सो ऑब्वियसली इलेक्शंस कंडक्ट कराती है, हमारे वोटर कार्ड्स, आईडी कार्ड्स, ये सब ये प्रिपेयर करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज, रजिस्टर करते हैं, पार्टी सिंबल्स को मैनेज करते हैं। बहुत सारे काम इलेक्शन रिलेटेड, सारे काम इन्होंने ही देखने हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस, एवरीथिंग इज कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल है इलेक्शन कमीशन का, वो है क्रिएटिंग वोटर अवेयरनेस, वोटर्स को जागरूकता बढ़ाना, ensuring that people actually come to cast their vote. That is also an important role of Election Commission of India. उसी रोल को निभाते हुए रिसेंट मेजर लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने. इन्होंने एक शॉर्ट फिल्म क्रिएट की है विद in collaboration with famous personality राजकुमार हिरानी. 3 Idiots आपने देखी होगी, वो भी पिक्चर इन्होंने ही बनाई है. उनके साथ मिलके एक इंटरेस्टिंग शॉर्ट फिल्म क्रिएट करने की कोशिश की है, जिसमें मेजर आपकी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ लाइक सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, आर माधवन, ऐसी बहुत सारी फेमस सेलिब्रिटीज़ एंड स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं, वो लोगों को ये मैसेज देंगे कि वोटिंग देना ज़रूरी है. डू नॉट ट्रीट वोटिंग डे एज अ हॉलीडे, रादर गो एंड कास्ट योर वोट. ऐसे मैसेजेस इस शॉर्ट फिल्म में दिए जाएंगे ताकि लोगों के एटीट्यूड में चेंज लाया जाए. अभी तो आप देखिए, आप क्या सोचते हैं, क्या ही करेंगे वोटिंग, वोटिंग में जाके सब पॉलिटिक्स है, हमारी एक वोट से क्या हो जाएगा, है ना. ऐसी चीज़ें हमारे एटीट्यूड में है. वी हैव इंडिफरेंस टू द वोटिंग प्रोसेस, टू द इलेक्शन प्रोसेस. बहुत सारे लोग वोट नहीं कास्ट करते हैं, राइट. सो उसी के रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने ये इनिशिएटिव लिया है दैट पीपल शुड गो एंड कास्ट देयर वोट. वही एटीट्यूडनल बैरियर्स को चेंज करने के लिए, उसी इंडिफरेंस को ख़त्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने ये शॉर्ट फिल्म बनाई है, राइट. सो इसको आप एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन के रोल में भी इन क्रिएटिंग वोटर अवेयरनेस. एटीट्यूडनल चेंजेस की एग्जाम्पल में भी इसे चेंज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है. पंजाब PCS में डायरेक्टली तो एथिक्स का सिलेबस नहीं है, एथिक्स का पेपर नहीं है, बट उन्होंने एथिक्स के जो टॉपिक्स है दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इट इनटू वेरियस पेपर्स. सोसाइटी के एथिक्स सोसाइटी में पूछे जाएंगे, गवर्नेंस वाले एथिक्स गवर्नेंस में. सो वहाँ एटीट्यूड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वहाँ ये एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हैं. वोटिंग से रिलेटेड जो हमारा एटीट्यूड है ऑफ इनडेफरेंस, ऑफ अपैथी, दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल दैट यू कैन यूज़, दैट यू कैन साइट, दैट यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है. सो इस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट है चाइना अफ्रीका टाई. अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है. सारे ही वर्ल्ड को देखिए अफ्रीका में बहुत इंटरेस्ट रहता है. क्यों, किस लिए, ज़रा सोचने की कोशिश कीजिए. वाई अफ्रीका इज़ बिकमिंग सो सिग्निफिकेंट फॉर द इंटायर वर्ल्ड. आज ही नहीं, 1880s में जब अफ्रीका की कॉलोनाइजेशन शुरू हुई, तब से लेके आज तक अफ्रीका बहुत रेलिवेंस रखता है. किस लिए, देर आर मल्टीपल रीजंस. 1, रिसोर्सेज, रिच स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज. मिनरल रिसोर्सेज की बात करें, रेयर अर्थ मेटल्स की बात करें, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज की बात करें, एग्रीकल्चरल लैंड की बात करें, एवरीथिंग इज देयर इन अबंडेंस विद अफ्रीका. सो एवरीवन इज इंटरेस्टेड. फिर लेबर, चीप लेबर आप यहाँ से ले सकते हैं. हमेशा से इसके लिए अफ्रीका जाना गया है. आप कह सकते हैं पहले स्लेव ट्रेड होता था, बट आज भी चीप लेबर दे कैन प्रोवाइड टू द इंडस्ट्रीज दैट आर इस्टेब्लिश्ड विद इन अफ्रीका. स्लेव ट्रेड तो नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट आप इंडस्ट्रीज यहाँ सेट करके अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, राइट. उसके बाद स्ट्रैटेजिक लोकेशन है. आप देखिए अफ्रीका की, आपका सारा ट्रेड यूरोप और एशिया के बीच में इस लोकेशन के थ्रू होता है, एंड दिस इज़ फ्रॉम अफ्रीका. इस पाथ से भी अगर आपने जाना है, यूरोप टू एशिया, अगेन यू विल हैव टू पास बाय अफ्रीका, राइट. सो दैट मीन्स अफ्रीका बहुत ही सिग्निफिकेंट है. इसीलिए आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में अफ्रीका की तरफ रेस चल रही है. चाइना हो, इंडिया हो, USA हो, एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू बी प्रेजेंट इन अफ्रीका इन वन वे और द अदर, ठीक है. सो इसी रेस में चाइना भी इंपॉर्टेंट रनर रहा है, आप कह सकते हैं. चाइना के रिलेशंस अफ्रीका के साथ आज के नहीं हैं, बट बहुत पुराने हैं. 1950 से ही आप देखिए चाइना हैज़ बीन एडवोकेटिंग फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ अफ्रीकन नेशंस. बहुत सारे अफ्रीकन नेशंस तो तब बने भी नहीं थे, बट चाइना एक्टिवली एडवोकेटेड कि इन देशों को अपनी आज़ादी मिलनी चाहिए. तो आप कह सकते हैं 1950s से ही इनकी कोलैबोरेशन स्टार्ट हो गई थी. इसी वजह से 1970s आते आते अफ्रीकन कंट्रीज़ ने भी बढ़ चढ़ के चाइना की UNSC की मेंबरशिप में या उन एडवोकेट किया वेरी वेहमेंटली,
ठीक है। सो वहाँ से ही इनका रिलेशन स्टार्ट हो गया, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट, एक दूसरे की सपोर्ट करना वहाँ से ही शुरू हो गया। एंड इसके बाद 1990s में आप कह सकते हैं या 2000 आने तक दे स्टार्टेड एंगेजिंग ऑन इकोनॉमिक ग्राउंड्स ऑल्सो, बिकॉज चाइना ओपनड अप इट्स इकोनॉमी नाउ। इससे पहले तो चाइना बहुत ही क्लोज्ड इकोनॉमी थी, दे डिड नॉट इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड मच। बट इस टाइम पे नए लीडर आए, राइट, देंग जियाओपिंग, आपने अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है थोड़ा आप तब जान पाएंगे, उन्होंने ओपन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट चाइना के लिए शुरू किया, जिसके अंदर दे इन्वाइटेड मैनी कंपनीज ऑल्सो एंड दे वेंट ऑन टू इन्वेस्ट देयर मनी ऑल्सो इन टू द आउटसाइड लैंड्स। सो इसीलिए कंपनीज, चाइनीज़ कंपनीज की गो आउट पॉलिसी शुरू हुई, जिसके अंडर बहुत सारी कंपनीज दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग देयर मनी इन टू अफ्रीका, राइट। उससे इकोनॉमिक एंगेजमेंट चाइना और अफ्रीका का शुरू हो गई। सो हेयर वी सी कि इकोनॉमिक रिलेशंस बनना शुरू हो गए हैं। इन रिलेशंस को और स्ट्रेंथन करने के लिए दे ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड अ फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन, FOCAC, बहुत इंपॉर्टेंट फोरम एस्टैब्लिश की गई ताकि चाइना और अफ्रीका के बीच में जितने भी इश्यूज़ हैं, फैसिलिटेटिंग एरियाज़ है, उन सब पे बैठ के डिस्कशन की जाए। आज भी ये फोरम की मीटिंग्स होती हैं सो दैट चाइना और अफ्रीका अपने रिलेशंस को आगे लेके जा सकें, राइट। सो इस तरीके से रिलेशंस आगे बढ़ते ही रहे हैं। 2013 में देखिए तो मेजर डेवलपमेंट आई विद द चाइनीज़ BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जिसके अंडर चाइना ने मेजर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स शुरू कर दे पूरे दुनिया में, और अफ्रीका भी इसका बहुत बड़ा एक हिस्सा है। अफ्रीका वांट्स दोज इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। सो इस तरीके से दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस जो हैं काफ़ी ज़्यादा डेवलप होते रहे हैं। इवन अगर आप करंट सिचुएशन देखें, ये तो बैकग्राउंड हो गया, अगर करंट सिनेरियो में आपने दोनों रिलेशंस की बात करनी हो, करंट में भी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजिक टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है। फर्स्टली चाइना जो है अफ्रीका का मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है, मेजर एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स जो अफ्रीका कर रहा है वो चाइना के साथ ही कर रहा है। 25% या 1/4 ऑफ इट्स रॉ मटेरियल अफ्रीका इज एक्सपोर्टिंग टू चाइना इटसेल्फ। चाइना की तो चांदी है, रॉ मटेरियल लाएंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, वैल्यू ऐड करेंगे और महंगे दामों पे बेचेंगे, चाइना के लिए फ़ायदा, और अफ्रीका को अपनी मार्केट मिल रही है तो उनके लिए भी खुशी है, बट चाइना के लिए बड़ा फ़ायदा है यहाँ पे, ठीक है। सो करंट में भी इकोनॉमिक इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है। चाइना लोन्स प्रोवाइड कर रहा है, अफ्रीका डेवलपिंग कंट्रीज़ है, मोस्टली लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं, दे नीड मनी फॉर देयर डेवलपमेंट, दे वांट टू बिल्ड रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, हाउसेस, एवरीथिंग दे वांट टू बिल्ड। और वो सब कैसे बनेगा? पैसे से। पैसा कौन प्रोवाइड कर रहा है? सबसे ज़्यादा चाइना से आ रहा है। अगर आप लेटेस्ट नंबर देखें तो इट इज़ एस्टिमेटेड कि $170 बिलियन के अराउंड इन अफ्रीकन कंट्रीज़ को चाइना ने लोन दिया है बिटवीन 2000 टू 2022, 22 सालों के अंदर। बहुत बड़ी अमाउंट है। सो करंट टाइम्स पे भी आप देखें तो बहुत ही बड़ी इनकी पार्टनरशिप है, इकोनॉमिक लेवल पे भी और स्ट्रैटेजिक लेवल पे भी। आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, अफ्रीका की लोकेशन स्ट्रैटेजिक है, यहाँ से आपका सारा ट्रेड जाता है। सो चाइना ने अब लेटेस्ट अपना मिलिट्री बेस, इंटरनेशनल, फर्स्ट इंटरनेशनल मिलिट्री बेस आउटसाइड चाइना, चाइना की आर्मी नेवी का यहाँ जिबूती में एस्टैब्लिश हो गया है, ऑन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिबूती। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी पूछा था इस पे, ठीक है। सो स्ट्रैटेजिकली दिस इज़ अ वेरी बिग मूव। पहले क्या होता था, ऐसे बेसिस आप सिर्फ यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह के ही देखेंगे, बट नाउ चाइना इज बिकमिंग अ बिग पावर, राइट। चाइना हैज स्टार्टेड टू एक्सपैंड और इन्होंने अपना फर्स्ट बेस जिबूती में इस्टेब्लिश कर दिया है। दैट ऑल्सो शोज़ कि अफ्रीका चाइना कितना इंटेंगल्ड है, कैसे अफ्रीकन कंट्रीज आइदर दे आर डिपेंडेंट ऑन चाइना और दे हैव डेवलप्ड दोज टाइज विद चाइना, ठीक है। सो दिस शोज़ कि करंट टाइज कितने इंपॉर्टेंट है, कितने ज़्यादा गहरे हैं चाइना और अफ्रीका के, राइट। नाउ चाइना को क्या ज़रूरत पड़ी है अफ्रीका के लिए इतना इंटरेस्ट शो करने की? जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाइना अफ्रीका से पा सकता है। अफ्रीका देखिए, दुनिया के 90% कोबाल्ट, प्लैटिनम अफ्रीका में ही मिलेंगे आपको, गोल्ड, सिल्वर और ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक
इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले मिनरल्स जो हैं मेजरली अफ्रीका में हम पा सकते हैं, इसीलिए चाइना इज़ इंटरेस्टेड, राइट। उसके बाद आप देखिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं उनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, रिफाइनरीज चाइना ने अफ्रीका में इस्टेब्लिश कर रखी हैं। इट इज़ माइनिंग दोज रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड सेलिंग, प्रोसेसिंग इट देयर इन अफ्रीका एंड देन पूरे दुनिया को सेल कर रहे हैं। इवन यूएस जैसी कंट्री चाइना पे डिपेंडेड है फॉर दीज रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। सो यू सी ऑब्वियसली अफ्रीका इंपॉर्टेंट बन जाता है, यूएस को भी इसने अपने अधीन कर रखा है बाय बीइंग एबल टू प्रोड्यूस व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन अफ्रीका, ठीक है। इस वजह से चाइना के लिए इम्पॉर्टेंट है अफ्रीका। दूसरी आप देखिए ग्लोबल पोजीशनिंग की तरीके से भी चाइना बहुत अफ्रीका पे रिलाई करता है। अफ्रीका टोटल अगर आप देखें इसमें 50 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, अराउंड 54 कंट्रीज़ इस पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपको पाई जाती हैं। अब देखिए ये 55 कंट्रीज़ दे ऑल्सो इक्वेट टू 55 नहीं 54 वोट्स इन यूएनएससी, राइट। सो इसीलिए ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि इनके साथ रिलेशंस अच्छे बना के रखे, यूएनएससी नहीं यूएन जनरल असेंबली, सॉरी, राइट। सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप रिलेशंस इनके साथ अच्छे बना के रखिए। यूएन में अगर आपको कोई भी डिसीजन में अपने फेवर में वोटिंग चाहिए, इनका वोट किधर जा रहा है ये बहुत डिटरमाइन करेगा, ठीक है। 54 वोट्स हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए पास, इसीलिए भी चाइना को इनमें इंटरेस्ट रहता है, राइट। बाकी भी बहुत सारे चाइना के इंटरनल इश्यूज़ में ये कंट्रीज़ उनको हेल्प करती हैं, राइट। ताइवान का इशू हो, वन चाइना पॉलिसी हो, हांगकांग का इशू हो, वहाँ सारी जगह अफ्रीकन कंट्रीज़ का सपोर्ट चाहिए बिकॉज 54 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ओपिनियन बिल्ड करने के लिए। देन थर्ड रीज़न है चाइना अपनी करेंसी युआन रेनमिनबी को भी इंटरनेशनलाइज कराना चाहता है। अफ्रीका एक बहुत अच्छी प्लेस है ये करने के लिए। अफ्रीकन कंट्रीज़ दे वांट अ रिप्लेसमेंट टू डॉलर, क्योंकि डॉलर में उनका डेप्ट बहुत बढ़ता जा रहा है, इसीलिए भी अपनी करेंसी को बढ़ाने के लिए लो रेट्स पे इंटरेस्ट दो अफ्रीका को, अपनी करेंसी वहाँ पे यूटिलाइज़ कराओ, इससे बहुत फ़ायदा होगा चाइना को। देन कमर्शियल बेनिफिट्स हमने डिस्कस किया, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स की पॉसिबिलिटीज़, इन्वेस्टमेंट्स की पॉसिबिलिटीज़, दे आर ह्यूज फॉर चाइना इनटू अफ्रीका, दैट इज़ वाई चाइना इज़ अगेन इंटरेस्टेड। एंड फिर वही अफ्रीका की यंग पॉपुलेशन दैट कैन एक्ट एज अ चीप लेबर फॉर चाइना, स्पेशली जब चाइना की पॉपुलेशन एज कर रही है, दे नीड वर्किंग पॉपुलेशन दैट इज़ चीप ऑल्सो, तो वो भी अफ्रीका प्रोवाइड कर सकता है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से चाइना इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन अफ्रीका। अब अफ्रीका के लिए भी चाइना की ज़रूरत है, ये वन वे स्ट्रीट तो है नहीं है, अफ्रीका को भी कुछ फ़ायदा हो रहा है, इसीलिए वो इंगेज हो रहा है। वो फ़ायदा क्या है, जैसे हमने डिस्कस किया, इन्वेस्टमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप हो रहे हैं, डेवलपमेंट एड मिल रही है, ट्रेड चल रहा है, राइट। सो ये सारी चीज़ें मिल रही हैं उनको। सबसे ज़्यादा एफडीआई चाइना से आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल पार्क्स बीआरआई के अंडर बन रहे हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चाइना के शुरू हो गए हैं। इवन अफ्रीकन एग्रीकल्चर इज़ बेनिफिटिंग फ्रॉम द हाइब्रिड क्रॉप टेक्नोलॉजी दैट चाइना इज़ शेयरिंग विद देम, राइट। देन इसीलिए मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज दे सी चाइना अफ्रीका पार्टनरशिप एज अ विन विन पार्टनरशिप, कि दोनों का फ़ायदा है, इसीलिए हमें एंगेज करना चाहिए। अफ्रीकन्स वांट टू एंगेज विद चाइना, राइट। ऑल्सो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि चाइना जब इनके साथ इंगेज करता है तो इनकी पॉलिटिकल, इंटरनल पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करता, उसको सिर्फ इकोनॉमी में इंटरेस्ट है, वो इकोनॉमिक लेवल पे इंगेज करेगा। नहीं तो आप यूएसए वगैरह देखिए, वो क्या करने लग जाते हैं, हम तुम्हें एड देंगे बट तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करो, हमारे तरीके से अपनी गवर्नमेंट चलाओ, ठीक है। उनकी कंडीशनैलिटीज़ के साथ एड मिलती है, विच इज़ नॉट अ केस विद चाइना, एंड दिस इज़ वेरी मच सूटेड टू अफ्रीकन लीडर्स। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं जो नहीं चाहती कि बाहर के लोग इंटरफेयर करें, हम जो भी कर रहे हैं, लोगों के साथ कुछ भी करें, हम अपनी कंट्री में कुछ भी करें, कोई कुछ ना कहे। सो चाइना डज नॉट बॉदर अबाउट दैट, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बारे में ये नहीं सोचते, पॉलिटिकल राइट्स के बारे में नहीं सोचते। सो अफ्रीकन कंट्रीज़ को और चाइना की इन्वॉल्वमेंट, चाइना के साथ रिलेशन और इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए अफ्रीका इज ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्ट्रेंथनिंग इट्स टाइज विद चाइना,
ठीक है। सो ये चाइना अफ्रीका की इक्वेशन बन जाती है, दोनों म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप में है। बट अब पूरी दुनिया को इससे दो बड़े थ्रेट्स उभर के आते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला थ्रेट आता है डेट ट्रैप्स का। डेट ट्रैप्स मोटा मोटा बता देती हूँ, वैसे आप आईआर में डिटेल में पढ़ेंगे। चाइना, लेट्स से चाइना है एक तरफ, एक कंट्री अफ्रीका की कीनिया। चाइना ने लोन दिया, लेट्स से लोन 1 कीनिया को दे दिया कि जी ये आप हॉस्पिटल बनाओ, इसके लिए लोन ले लो 1000 करोड़ का, जब हॉस्पिटल चलेगा तो पैसा रीपे कर देना, राइट। अब यूजुअली होता क्या है, चाइना ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाता है जो पता होता है कि फेल होंगे, राइट, पहले से ही पता होता है फेल होंगे। अब इन्होंने वो हॉस्पिटल बना दिया, चला नहीं, कोई पैसा नहीं रिट्रीव हुआ, लोन रीपे कैसे करेंगे, है ना। चाइना क्या कहेगा, डू नॉट वरी, टेक अनदर लोन, लोन 2 लो टू रीपे लोन 1। कीनिया कहेगा वाह वाह जी, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया है, दो चाइना कीनिया ने ले लिया लोन। अब लोन 2 को रीपे कहाँ से करेंगे जब हॉस्पिटल तो चल ही नहीं रहा, 1 नहीं पे करे, 2 नहीं पे कर रखा, लोन 3 में भी दे विल बी टेकिंग। इस तरीके से इस लोन के, इस डेट के ट्रैप में वो फंस जाते हैं, निकल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट तो वायबल ही नहीं है, जहाँ से कमाई होनी है वो प्रोजेक्ट ही आप कह सकते हैं यूजलेस है मोस्टली, या वो ये चला नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सो इवेंचुअली क्या होगा, जब ये लोन नहीं रीपे कर पाएंगे, अगर आपने कोई लोन लिया है बैंक से, आप रीपे नहीं कर पाते तो बैंक क्या करेगा, प्रॉपर्टी जब्त कर लेगा, जो भी आपने गिरवी रखा हुआ है वो जब्त कर लिया जाएगा, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी ज्वेलरी, एनीथिंग कैन बी टेकन अवे। वैसे ही चाइना क्या करता है, डेट ट्रैप्स क्रिएट करके इनकी लैंड, पोर्ट, एनीथिंग दैट इज स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट दे विल ग्रैब, राइट। बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है जो चाइना ऑलरेडी कर चुका है किसी एक कंट्री के साथ। आप मुझे बताएंगे वो कंट्री कौन सी है और वो क्या चीज़ है जो चाइना ने उस कंट्री की ले ली है थ्रू दिस डेट ट्रैप स्ट्रैटेजी ऑफ इट्स, ठीक है। सो ये बहुत बड़ा डर है, किनिया में ऑलरेडी देख चुके हैं, ज़ैम्बिया में ऑलरेडी यही हो चुका है। दीज पीपल आर नॉट एबल टू रीपे द लोन्स दैट दे हैव टेकन फ्रॉम चाइना एंड इट इज़ थ्रेटन कि ये डेट ट्रैप के चक्कर में अपनी बहुत सारी स्ट्रैटेजिक चीज़ें खो सकते हैं चाइना को। सो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, बिकॉज चाइना विल बिकम अ बेहमोथ अगर इसी तरीके से वो ग्रैबिंग करता रहा, उसको रोकना फ्यूचर में मुश्किल होगा। सेकंड बड़ा इशू ये है, जैसे मैंने आपको कहा चाइना इंटरफेयर नहीं करता। सो बहुत सारी ऐसी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जहां अथॉरिटेरियन या बहुत ही करप्ट रूलर्स रह रहे हैं, जो ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हैं, लोगों को मारते हैं, वॉर लॉर्ड्स हैं, ड्रग लॉर्ड्स हैं, ऐसे बुरे बुरे लोग भी रूल कर रहे हैं अफ्रीका की छोटी छोटी कंट्रीज़, ठीक है। सो उनको रोकने वाला कोई नहीं है। चाइना ने भी यही कह दिया कि भाई जो तुम कुछ भी करो, पैसा ले लो, हमें तो बस अब तुम्हारे रिसोर्सेज से मतलब है। तो इससे क्या होता है कि अथॉरिटेरियन रिजीम्स जो हैं वो सरवाइव करती हैं ऐसी छोटी कंट्रीज में बिकॉज ऑफ द असिस्टेंस दैट दे आर गेटिंग फ्रॉम आउटसाइड। पैसा मिल रहा है, कंट्री चल रही है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, राइट। सो अथॉरिटेरियन रिजीम्स they are getting space to stay in power because of Chinese non-interference, right? So ये second major issue है, right? So ये एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के ऐसे में यूटिलाइज किया जा सकता है। इंडिया अफ्रीका पे कोई अगर क्वेश्चन आए वहाँ ये एनालिसिस आप यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट चाइना अफ्रीका पे तो क्वेश्चन शायद ना आए, बट इंडिया चाइना अफ्रीका पे रिलेट करके क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। सो इन पॉइंट्स को प्लीज़ याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आई हैव नॉट गॉन इनटू मच डेप्थ क्योंकि पूरा आईआर का लेक्चर हो जाएगा फिर ये, ठीक है। आई होप कि आप आप स्टैटिक में पढ़ेंगे, मैंने थोड़ा ब्रीफली आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की है। अगर कोई भी डाउट हो आप मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली आई एक्सप्लेन यू, ठीक है। लास्ट 2 टॉपिक्स कर लेते हैं। स्टार्टअप्स की रैंकिंग आ गई है जिसमें पंजाब जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पहले स्टार्टअप रैंकिंग के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। हर साल जो है हमारा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है, ये ऑलमोस्ट एवरी ईयर दे आर प्रोवाइडिंग रैंकिंग। सारी स्टेट्स को रैंक करते हैं कि कौन सी स्टेट स्टार्टअप्स के लिए कितनी अच्छी है, ठीक है। सो दिस DPIIT दिस इज प्रोवाइडिंग दिस रैंकिंग, स्टेट्स की रैंकिंग अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस इन स्टार्टअप इकोसिस्टम, ठीक है। 5 कैटेगरीज में ये स्टेट्स को डिवाइड करते हैं। सबसे लोएस्ट कैटेगरी होती है
द इमर्जिंग स्टार्टअप स्टेट, जहाँ पे अभी इकोसिस्टम इमर्ज हो रहा है आप कह सकते हैं। सो फिफ्थ कैटेगरी होती है इमर्जिंग स्टार्टअप, फोर्थ है एस्पायरिंग लीडर, थर्ड है लीडर एंड सेकंड है टॉप परफॉर्मर और फर्स्ट हो जाती है बेस्ट परफॉर्मर। ठीक है, ये 5 कैटेगरीज में ये स्टेट्स को डिवाइड करते हैं। अगर आप इस साल की कैटेगरीज देखें, इस साल की परफॉर्मेंस देखें, तो टॉप परफॉर्मर्स फर्स्ट पोजीशंस पे आपको मिलेंगी गुजरात, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ये 4 स्टेट्स बेस्ट परफॉर्मर की तरह उभर के आई हैं। पंजाब और महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना ये सब टॉप परफॉर्मर्स यानी कि सेकंड पोजीशन पे इमर्ज होके आई हैं। ठीक है, सो ये कुछ स्टेट्स याद रखिए, प्रीलिम्स का क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। टॉप बेस्ट परफॉर्मर और टॉप परफॉर्मर एटलीस्ट याद रखिए। और पंजाब के बच्चे पंजाब की कंडीशन याद रखिए। पंजाब ने ओवर द ईयर्स अपने आप को इम्प्रूव किया है। 2018 में ये इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम था, 2019 में एक रैंक बढ़ा और एस्पायरिंग लीडर बन गया, 2020 में ये लीडिंग स्टेट बना, 3rd नंबर पे आ गया और अब करंट रैंकिंग में ये 2nd नंबर यानी कि टॉप परफॉर्मर की कैटेगरी में पहुंच गया है। ठीक है, सो पंजाब के लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट है। ये स्टार्टअप्स के लिए जो डिफरेंट फैसिलिटेटिंग आप कह सकते हैं कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि फंडिंग, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंक्यूबेशन सेंटर्स, मार्केटिंग सपोर्ट, बैंकिंग सपोर्ट, मेंटरशिप सपोर्ट, स्टार्टअप को जो भी चाहिए होता है वो पंजाब में प्रोवाइड किया जा रहा है। इसीलिए ऑलमोस्ट एवरी ईयर दे आर इम्प्रूविंग इन देयर पोजिशन। ठीक है, तो इकोनॉमी के आंसर्स में ये डाटा आप यूज़ कर सकते हैं इस शोकेस करने के लिए कि कैसे पंजाब बहुत एफर्ट कर रहा है अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाने की। इवन स्टार्टअप्स को बहुत अच्छी स्पेस मिल रही है पंजाब में। अगर आप देखें प्रेजेंटली ऑलमोस्ट 1300 या टू बी एग्जैक्ट 1280 स्टार्टअप्स जो हैं पाई गई हैं, जिनको अच्छा इन्वायरमेंट होने की वजह से ग्रोथ का मौका मिल रहा है। राइट, सो ये याद रखिएगा, प्रीलिम्स मेंस दोनों में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। फाइनली पद्मश्री अवॉर्डीज फ्रॉम पंजाब। पद्मश्री के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में की थी। जो बच्चों ने वो नहीं देखी है पहले आप वो देख लीजिए, आपको पद्मश्री के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें हम पंजाब में से 2 पर्सनालिटीज को पद्मश्री इस साल के लिए मिला है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पीसीएस में हाईली पॉसिबल है। ठीक है, सो फर्स्ट वेरी फेमस पर्सनालिटी आप सबको पता ही होगा, जिन्होंने भी पंजाबी मूवीज देखी हैं दे नो पंजाबी कॉमेडी मूवी इज कंप्लीट विदाउट हर। सो निर्मल रानी इनका नाम है, 80 इयर्स ऑफ एज है और इनको इस साल 23 में पद्मश्री से नवाजा गया है फॉर हर ग्लोरियस करियर इन एक्टिंग। ठीक है, 2012 में इनको संगीत नाटक अकादमी का भी अवार्ड दिया गया था, अगेन फॉर हर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ थिएटर। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे प्लेज, थिएटर्स, मूवीज में अब काम कर लिया है, स्टार्टिंग विद प्लेज लाइक काबुली वाला, राइट, अफगानिस्तान से बहुत अच्छा प्ले है, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत ही अच्छा है, रीड अबाउट दिस, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशंस के बारे में भी वो रिफ्लेक्ट करती है। सो ऐसे आटे की कटोरी, चमकोर दी गरी, डुगडुगी पई वजदी, ऐसे बहुत सारे प्लेस वगैरह हैं जहां इन्होंने परफॉर्म किया है। सो इनके बारे में याद रखिए, क्वेश्चंस में ये 2-3 फैक्ट्स पे क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड पर्सनालिटी है प्राण सबरवाल। प्राण सबरवाल, ये जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये भी काफ़ी एज के हैं। इन्होंने देखिए इनिशियली अपना करियर किसी और फील्ड में शुरू किया था, पर इनको थिएटर में इतना इंटरेस्ट था और पृथ्वीराज कपूर को देख के ये बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे एंड ही स्टार्टेड हिज करियर इन थिएटर। 1952 से ये नेशनल थिएटर आर्ट सोसाइटी भी ऑपरेट कर रहे हैं, 1952 से आप देखिए। सो ऑब्वियसली इनकी थिएटर के फील्ड में कंट्रीब्यूशन बहुत सिग्निफिकेंट रही है एंड इसीलिए इनकी कंट्रीब्यूशन के लिए अगेन इनको पद्मश्री इस साल अवार्ड किया गया है। राइट, 93 इयर्स की एज है, आर्ट के फील्ड में, थिएटर की फील्ड में इनकी कंट्रीब्यूशन के लिए इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, ये 2 पर्सनालिटीज याद रखिए, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, जस्ट कॉन्टैक्ट अस एट दिस नंबर। दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।